Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to discuss question number 13, 14, 15 and 18 of your exercise 4.1. 4.1 में ये चार क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड हैं और वो टॉपिक क्या है कि जब एक पॉइंट डिवाइड करे पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। एक गिवन रेशियो से जब एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है दो पॉइंट को तो उसके लिए उससे रिलेटेड हुए ये चार क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी दो पॉइंट ए और बी है और इनको एक पॉइंट जो है गिवन रेशियो K1 और K2 से डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो आपके सामने आ रहा है। इसका बेटा प्रूफ जो है ये मैंने अलग एक वीडियो में कर रहा हूँ। इंटरनली के लिए एक्सटर्नली के लिए इसकी एग्जांपल है तो ये एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेक्चर था जो कि मैंने सेपरेट किया। वो वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें बेस आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग जो मैंने वहाँ पे किया है उसी को मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूँ जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। वो है कि अगर पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए जो फार्मूला आपने लगाना है वो आपके सामने है। और इसका याद करने का बड़ा सिंपल सा वे बता देता हूँ कि आप अगर देखें मैंने कलर लैंग्वेज ऑब्वियस बात है जिस तरह मेरे लेक्चर्स में चलती है वो यूज़ कर रहा हूँ कि K1 और K2 इसमें देखें ऊपर भी सेम है नीचे भी ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी और वाई के लिए भी। तो K1 और K2 तो दोनों में लिखी है। अब पहला चूंकि x कोऑर्डिनेट है इधर x आएगा और दूसरा y कोऑर्डिनेट है तो y आएगा। अब इसमें सिर्फ ये याद रखना है 1 है तो इसके साथ x2 है, अगर 2 है तो उसके साथ 1, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है 1 2 एंड 2 1। सिमिलरली इधर भी देखें तो 1 2 एंड 2 1 है। ये है जी आपका फार्मूला, बड़ा सिंपल सा है। आपको मैंने याद करने का वे बताया, उम्मीद है कि अब आप नहीं भूलेंगे। ऊपर 1 2 नीचे भी 1 2 और फिर 2 1 की रेशो के साथ इसने इसको किया है। आपकी बुक में एक छोटा सा इसमें नोट भी इस टाइप का लिखा हुआ है, वो भी जस्ट मैं कह रहा हूँ ताकि आपके ये जब ये इंटरनली डिवाइड करता है पॉइंट, मसलन ये पॉइंट P है, ये A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है K1 और K2 से, तो फिर आपको ये कह रहा है इफ द डायरेक्टेड डिस्टेंस AP एंड PB हैव द सेम साइन, कि अगर ये K1 और K2 सेम साइन के होंगे तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा। मीन आपके पास ये AP और PB का सेम साइन है तो ये इंटरनली डिवाइड करते हैं। अच्छा अगर ये डिफरेंट होंगे, ये भी नोट लिखा हुआ, तो ये एक्सटर्नली करेगा। एक्सटर्नली वाला आपकी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल ज़रूर है बट मैंने इसके लिए अलहदा से आपका लेक्चर बनाया ताकि बेटा ये बेस आप अगर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि इंटरनली एक्सटर्नली क्या चीज़ है, कैसे है, इसका प्रूव क्या है, वो बड़े कोशिश की है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको करने की। उम्मीद है जब आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हेल्पफुल होगा। तो बेटा अगर ये इंटरनली कर रहा है तो फिर फार्मूला आपके पास ये आएगा, बस ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है तो आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे ये फार्मूला की बजाय अगर एक और फार्मूला लगा लें तो ज़्यादा इजी हो जाता है। और वो फार्मूला कौन सा है वो आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट वो भी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। उसी तरह बेटा टॉपिक वही है कि एक पॉइंट अगर इंटरनली K1 K2 रेशो से इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, उसी तरह पॉइंट ले लिया K1। अगर ये K1 और K2 सेम आ जाए, मीन इक्वल हो जाए, K1 और K2 की वैल्यू सेम आ जाए, मीन ये 2 है ये 2 हो जाए, ये 3 है ये 3 है, जो ये रेशो क्या आ जाए ये सेम आ जाए वैल्यू, सॉरी K1 और K2 की, उस वक्त ये जो इंटरनली वाला फार्मूला है ये किस में कन्वर्ट होता है। मीन K1 और K2 की वैल्यू आप सेम रख के देख लें, 1 1 रख लें 2 2, तो ये फार्मूला किस चीज़ का बन गया है, मिड पॉइंट का। जो आपको याद है ये आपके लिए और इजी हो जाएगा, इंटरनली वाला मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है। ये क्रॉली है जो हमने इंटरनली वाली की है, एक्चुअली मिड पॉइंट उसी से उसने डिडक्शन की हुई है। और अगेन मैं कहूँगा जो मैंने प्रूफ्स किए हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे इसको मैंने और जस्टिफाई किया है कि यार ये कैसे हो रहा है। ओके, तो ये एक्चुअली तो इंटरनली वाला फार्मूला था, चूँकि कई किसी क्वेश्चन में हम ये भी सार लगाते जाएंगे तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह जो वो उस लेक्चर में देख रहे हैं। अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको कोशिश करूँगा थारोली स्पेशली इसके पार्ट्स करके आपको समझ आ जाए। फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग, फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट फाइंड करो। ट्राइसेक्टिंग का मतलब है तीन हिस्से हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके पास एक फुट है, फुट के आपने तीन हिस्से करने हैं तो आप उसको कितनी जगह से ब्रेक करोगे, कितनी जगह उसको कट मारोगे? शाबाश, सोच के बताइएगा। तीन पार्ट्स चाहिए, सोच के, शाबाश।
आप उसको दो जगह से कट करोगे तो टोटल कितने उस फुट के पार्ट्स हो जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली वो कह रहा है कि वो ट्राइसेक्ट करें, वो जो दो पॉइंट्स हैं, दो जगह से आपने कट किया है, एक्चुअली हमें वो पॉइंट चाहिए, वो हमने पॉइंट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ आ गया है? क्योंकि अगर स्टेटमेंट समझ आ गई है तो आगे हमारे लिए आसानी होगी। पहले पार्ट में मैंने कोशिश की है कलर लैंग्वेज भी यूज़ करूं। अच्छा, सी और डी बेटा दो पॉइंट्स हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं ए और बी को। तो ये सी और डी मैंने जनरल लिख लिया, x1 y1 x2 y2। आप कुछ भी लिख सकते हैं, x3 y3 x4 y4, कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसमें आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि जी ये क्या हो गया है, और यानी कि इसमें सेम हो गए। वो इसलिए या भी कुछ स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए मैं अभी आपको कलर लैंग्वेज करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, और आसानी के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में कर दिया, दो केसेस कह लें, दो पार्ट्स कह लें। मैं पहले क्या कहता हूँ, पॉइंट सी फाइंड करता हूँ, मीन कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं दोबारा से यही चीज़ बना रहा हूँ, लेकिन दिस टाइम थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में है कि सी पॉइंट हम इसका कैसे देखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सी के लिए ये पॉइंट ए है जी, ये बी है, और सी उसको डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही है। अब आपको कलर कुछ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली इस पार्ट में मैंने कलर यूज़ किए हैं ताकि इस क्वेश्चन को बड़ा केयरफुल होकर सीखिएगा, क्योंकि ये समझ आ गया तो आपको ये सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो सी जो है डिवाइड कर रहा है ए और बी को। अच्छा, ए और सी का डिस्टेंस क्या है, ऊपर ज़रा देख के बताइएगा। शाबाश, ए और सी का डिस्टेंस क्या है, 1 के इक्वल है। सो के वन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, सी और बी का डिस्टेंस क्या होगा, सोच के बताइएगा। नो, 1 नहीं है, मैंने कहा सोच के बताइएगा। तो इसका डिस्टेंस बेटा क्या है, 1 + 1 क्या आ जाएगा, ये 2 के इक्वल है। सो योर K2 इज इक्वल टू 2। एनी प्रॉब्लम? अब आपको रेशियो फार्मूला लगाना है, और रेशियो फार्मूला जनरल के लिए हम x1 y1 और x2 y2 लिख लिए, इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ। तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि इस x1 y1 से कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने हर एक का कलर कर दिया है। मीन आपके पास x1 जो है -1 है, y1 ये है, x2 ये है, और y2 है। ये x1 y1 x2 y2 इस फार्मूले में यूज़ हो रहा है, और ये बाहर आएगा जो पॉइंट्स हैं आपके पास। सो कलर लैंग्वेज एक दफ़ा ज़रूर फोकस कीजिएगा। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो, इस वाले स्लाइड को बार बार देखिएगा, 2 से 3 दफ़ा। जब कलर की समझ आ जाएगी, पॉइंट को पिक करने की समझ आ जाएगी, तो फिर ये बच्चों वाला काम है। मीन आपके पास पहला कोऑर्डिनेट है x1 है, तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, इसके x कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट क्या है, k1 x2 k2 x1 और k1 प्लस k2। k1 1 है, तो ये देखें k1 1 है। x2 किसके इक्वल है, कलर लैंग्वेज ये 6 है, तो रेड कलर में 6 है। k2 ब्लू में है, 2 है। x1 आपके पास क्या है, -1 है, और 1 + 2। अब समझ आई, ये x1 और x2 आपने x1 y1 यहाँ पे यूज़ करना है, और k1 k2 की भी कलर दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, तो ये आपके पास ये x1 आ जाएगा, विच इज़ योर 4/3। ओके, मैंने कोशिश की है एक एक कलर की, जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो कलर को ज़रा फोकस कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ से उसने पॉइंट उठाया है। इसी तरह ये y1 पकड़ रहा हूँ, तो ये y1 पॉइंट है। इसी में अगर हम y2 आपके पास था, ये 2 के इक्वल है। y1 जो है ये 4 के, अगेन कलर लैंग्वेज चेक कीजिएगा। सो y1 आपके पास क्या आ रहा है, 10/3। सो ये लास्ट कोऑर्डिनेट इज 4/3 एंड 10/3। तो पहला पॉइंट आपने क्या कर दिया है, फाइंड कर लिया है। तो समझ आ गया जी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें मैंने कलर की ऑब्वियस बात है, सब में नहीं कर पाऊंगा मैं, सिर्फ एक में, कि ये वाली चीज़ जो है ये बाहर आ जाती है x1 y1, ये x1 y1 हो, अगले में x2 y2 है, ये बाहर आनी है, बाकी सारा आपका ये अंदर यूज हो। ओके, तो मैंने कोशिश की है बेटा आपको इस पॉइंट को समझाने की। अच्छा, एक पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया है सी। अब कौन सा पॉइंट रह गया है, डी। मैंने इसलिए कहा इसके मैंने दो हिस्सों में कर दिया है। अब डी पॉइंट है, उसके लिए दोबारा से ज़रा ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपके पास ये दोबारा दस रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ, ये तो हमारे पास मेन थी। अब हमने कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड करना है। यहाँ से आप लिखेंगे नेक्स्ट जो भी होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी के लिए ये ए और बी को बेटा डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो से कर रहा है, ए और डी का डिस्टेंस क्या है, शाबाश बताएं अब जी, बिल्कुल 2। और डी और बी का डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो k1 k2 भी है, x2 y2 फाइंड करना है। ये x1 y1 है, ये x2 y2। अगेन रेशियो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, और उसमें सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर दें। आपके पास k1 2 है, x2 6 है, k1 1 है, x1 10 है, और k1 2 + 1 ये आ जाएगा 3। सो x2 आपके पास ये आ रहा है, और y2 ये आ रहा है। इस क्वेश्चन को बड़ा केयरफुल होके कीजिएगा दोनों पार्ट्स को, क्योंकि अगर इस पे हाथ आपका सेट हो गया तो ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। सो बेटा पॉइंट डी जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 11/3 एंड 8/3। एनी प्रॉब्लम?
तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलते हैं जी, आपका जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। Find the point 3/5 of the way along the line segment from A and B। अब ये 3/5 का मतलब है कि हम आपके पास एक है, उसके 5 टोटल है, लेंथ उसकी 5 है, उसको 3/5 पार्ट का मतलब है 5 में से 3 पार्ट, 3 हिस्से आप क्या कह रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। जारी बात, अगर 5 में से 3 आपने K1 कह दिया, K1 क्या आ जाएगा 3, तो K2 क्या हो जाएगा, शाबाश बताइएगा। टोटल 5 में से 3 आपने निकालनी है, मीन वो K1 को आपने रेशो दे दी है, वैल्यू दे दी है, तो K2 क्या होगा, शाबाश बताएंगे जी, शाबाश, वो हो जाएगा 2 के इक्वल। वेल डन। तो अब आपने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, एक ही पॉइंट इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, ए है, बी है, और आपने पॉइंट क्या करना है, इसमें सी करना है। दिस टाइम K1 इज इक्वल टू 3 है और K2 इज इक्वल टू 2 है। ये पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट आ जाएगा, एक ही पॉइंट आएगा। तो अब ये समझ आ गया जी, 3 है और ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको भी मैं करेक्शन कर देता हूँ इस वाले की। अच्छा जी, तो C आपने क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है। दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2, और फार्मूला लगाएं, रेशियो फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ C के लिए आपके पास। अब ये अब जो हमने पिछले 2 पार्ट किए हैं, समझो ये एक पार्ट है, तो K1 K2 की x2 x1 की वैल्यू रखें। फॉर x के लिए ये आ जाएगा आपके पास 5/5 इज इक्वल टू 1, और y के लिए बेटा क्या आ जाएगा, उसी तरह K1 K2 की वैल्यू और y1 y2 की वैल्यू जहाँ पे ये कर्सर है वहाँ पे रखेंगे। 9 + 16 25/5 इज इक्वल टू 5। सो योर लास्ट पॉइंट आंसर इज C 1 and 5। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक ही पॉइंट था, तो मैं ज़रा स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ जी। ये S को ख़त्म कर देते हैं ज़रा, और प्रेजेंटेशन हो रही है तो एक बेस्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चले। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो ये सिंपल था। अब आप देखेंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपके लिए टॉपिक इजी होता जाएगा, अगर आप बेस से इसको हिट कर रहे हो। चलते हैं जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें 2 पार्ट हैं, थोड़ा सा उसने घुमाया हुआ है इसमें। मैंने कोशिश करूंगा आपको इसको समझ आ जाए। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द जॉइन ऑफ ए बी दैट इज ट्वाइस एज और एज फ्रॉम ए एज बी इज फ्रॉम ए एंड लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक सेम साइड का है और एक क्या आ रहा है, अपोजिट साइड का है। तो पहला पार्ट मैं इसका डिस्कस कर रहा हूँ, फॉर ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज। अब पहले क्वेश्चन को समझें, अगर समझ आएगा तो आगे वो फार्मूला तो वही इंटरनली वाला लग रहा है, उसमें तो ऐसा मसला नहीं है। तो देखते हैं जी, आपके पास ये हम कहते हैं पॉइंट P जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट है और A और B के सेम साइड पे है। अब ज़रा मैं समझा भी देता हूँ आपको। अब क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि वो पॉइंट डेट इज ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम ए। ये जो पॉइंट P है वो A से डबल आपका डिस्टेंस रखेगा, किस हिसाब से, एज कंपेयर टू B इज फ्रॉम A, कि जो B और A का डिस्टेंस होगा, जो पॉइंट P और A का डिस्टेंस उससे डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि B और A का डिस्टेंस जो है वो 1 है, समझ आ रही है। तो P और A का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, शाबाश बताइएगा क्या होगा जी, वेल डन। उसका डिस्टेंस डबल का है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, स्टेटमेंट समझ आ जाए, तो आगे सिंपल फार्मूला लगाना है। ओके जी, तो K1 आपके पास 2 आ गया। अच्छा, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंपल फॉर्म में कर देता हूँ। मुझे ये बताएंगे, ये तो आपने बताया P और A का डिस्टेंस, ओके 2 है, मुझे बताएं P और B का डिस्टेंस क्या होगा, शाबाश सोच के बताइएगा, डायग्राम आपके सामने। वेल डन। ये भी 1 के इक्वल होगा, बिकॉज 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। हमें सिर्फ P और B का चाहिए। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा है, एक्चुअली हम फार्मूला जब इंटरनली का लगाते हैं तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। एक और फार्मूला आपको मैंने लेक्चर पे याद है, आपको डिडक्ट करके बताया था, क्रॉली हमने की थी, मिड पॉइंट वाली। मिड पॉइंट में देखें K1 और K2 इक्वल आ गए हैं, तो जैसे ही इक्वल आ जाए आपने आंखें बंद करके मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देना है। सो दिस टाइम वी यूज मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट क्या होता है, x1 x2 y1 y/2। तो अब यहाँ पे देखें, दिस इज योर x1, कर्सर पे गौर कीजिएगा, दिस इज योर x2, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2, और ये आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसमें भी ख्याल रखिएगा, 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x + 1/2। बेटा क्या होता है, x1 + x2/2 इज इक्वल टू दिस। तो ये 5 किसके इक्वल आ जाएगा, x + 1/2, और 6 किसके इक्वल आ जाएगा, शाबाश बताइएगा। चले पहले यहाँ से x की वैल्यू तो निकालते हैं, x9 आ गए।
अच्छा जी, ये फार्मूला आप जमीन में आ रहा है ना, तो y1 प्लस y2 इसका सेकंड और इसका सेकंड दोनों को ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल आ रहा है, वो 6 के इक्वल आ रहा है। तो बेटा ये y प्लस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 के आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमने लिए जो आपके सामने आ रहे हैं, होपफुली आपके लिए आसान होगा ये। तो आफ्टर यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। कोई मसला जी? तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ रहा है बेटा वो 9 और 8 आ रहा है, जो आपने P फाइंड करना था। कोई प्रॉब्लम जी? तो इसका आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट और ये फर्स्ट है। फिर जो दूसरा y के लिए ऑब्वियस y कोऑर्डिनेट है, सेकंड का ले लिए। ओके जी, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। मैंने कोशिश की इसको मिड पॉइंट से करने की, जो कि उम्मीद है कंपैरेटिवली इजी है। अब चलते हैं, यही क्वेश्चन है पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दीज टू पॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़रा चेक करते हैं जी स्टेटमेंट क्या है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज, यानी कि पी पहले राइट साइड पे था, वो ए वाली साइड पे आ जाएगा। ए आपके पास क्या था, ये A14 था, बी ये है, तो सेम साइड पे आ गया। मुझे ये बताएं ए और बी का डिस्टेंस क्या था? पिछले पार्ट में हमने सपोज किया था, बताया था, शाबाश, वो 1 था। और पी और ए का क्या डिस्टेंस है, उससे डबल है, तो ये K1 2 आ जाएगा और K2 क्या आ जाएगा 1। तो क्या इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लग सकता है? नहीं लग सकता, बिकॉज उसमें K1 और K2 आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो बेटा यहाँ पे K1 आपके पास 2 आ रहा है और K2 आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे रेशियो फार्मूला ही लगाएंगे और अगेन x1 y1 आपके पास है, x2 y2 है, तो 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास बेटा x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -7। इसी तरह अगर दूसरी बात कर रहे हैं y के लिए, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पे कलर लैंग्वेज कुछ मैंने थोड़ी सी शो की हुई है। सो योर लास्ट पॉइंट इज ये पॉइंट P जो आ जाएगा आपके पास -7 and 0 व्हेन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ A एज B डज। कोई मुश्किल जी? थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने इसलिए डायग्राम, कलर, हर चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ। फिर भी बेटा को कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बाद में आ सकते हैं। जो यूट्यूब पे देखेंगे इसको, उनके लिए जो लाइव चल रहा है वो तो अब जो पूछना चाहें वो साथ साथ पूछ लें। ठीक है जी, ओके है, ओके। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है 15 के बाद। ये क्वेश्चन जो इस टॉपिक का था, इसलिए मैं पहले उस पर जंप कर गया हूँ, और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, वो 18 है। फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, इसमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में कहता है डिवाइड करो। उसी तरह जब मैंने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, उसमें 3 पार्ट्स है, इसमें 4 है, तो वहाँ पे हमने कितनी जगह कट लगाया था, हमने 2 पॉइंट निकाले थे। तो अगर 4 पार्ट में करने हैं तो कितने पॉइंट निकालने होंगे, शाबाश बताइएगा। तो सिंपल सी बात है, 3 जगह उसका कार्ड लगाते हैं। तो ये पॉइंट ए और बी उसने दिया है, इसमें हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स करना चाह रहे हैं, तो इसका मैंने नाम रख लिया है सी, डी एंड ई। 3 पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, बिकॉज इक्वल पार्ट्स हैं तो सबको मैंने क्या कह दिया है, 1 1 1 कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 13 से बेटा मिलता जुलता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं और ईजी करने जा रहा हूँ। इसको कैसे ईजी होगा ये अभी आपने खुद ही बताना है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे। मैं पहले क्या करता हूँ, अच्छा ये 3 पॉइंट्स पहले आप लिख लें, ज़रा मेंशन कर दें कि ये हमने फाइंड करने हैं। ये 2 पॉइंट्स नहीं है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अभी इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ये अभी मैं इसको एंड में कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। किसका? मैं इंटरनल वाला फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, मैं मिड वाला लगा रहा हूँ, बिकॉज मिड शायद आपके लिए ज़्यादा इजी है। तो इसके लिए मैं दोबारा ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ए और बी का मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है, डी। कैसे पता चला? ए और डी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है, 2k। डी और बी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है, 2k। इट मीन K1 भी 2 है और K2 भी 2 है। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम आ गए, अगर इनकी वैल्यू सेम आ गई, मीन रेशो की बात हो रही है, अगर वैल्यू सेम आ गई है तो फिर क्या हुआ, ये मिड पॉइंट में हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा इजी है, और वो क्या था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो बेटा ये आपके पास x4 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 प्लस x2/2। आप देखेंगे ज़्यादा इजी हो गया, और y4 किसके इक्वल आ जाएगा, y1 प्लस y2/2। आप इंटरनली वाला फार्मूला लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा, आप दोनों से चेक करके देख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ईजी है, तो इसको ऐसे ही रखें, क्या कहते हैं, ऐसे ही है। तो मैंने क्या किया है, इसमें इसको मिड पॉइंट के फार्मूले से किए हैं। कुछ टीचर जो हैं इसको दूसरे से भी कर रहे हैं, और वो गलत नहीं है, ऑब्वियस बात है, लेकिन वो लेंथी हो जाता है, बास टाइम मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप कोशिश करें सिंपल फॉर्म में इसको कर लें। लॉजिक मैंने इसीलिए बेटा आपको शुरू में बता दी थी कि सर ये पॉसिबल है, ठीक है जी।
तो ये 2 की बजाय 3 है, ये जस्ट मुझे करेक्शन करने दीजिएगा। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया डी। अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट मैं आगे लगाऊंगा कि जो है, चले एक दफ़ा थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ओके जी, तो ये था, ये थोड़ी सी करेक्शन थी। ये 4 पार्ट से तो हम 3 जगह डिवाइड कर रहे थे बेटा इसको। और अच्छा, मैं अब कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने मिड पॉइंट निकाला था डी। अब आप क्या करो, इसके आगे मजीद 2 पार्ट्स हमने निकाले, 2 पॉइंट निकालने। अब आप क्या करो, सिर्फ ए और डी वाला पोर्शन जहाँ पे कलसा नजर आ रहा ना, ये ले ले। एक्चुअली मैं दोबारा से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन में मैं मिड पॉइंट से ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यही इस क्वेश्चन का मजा है। मीन ए और डी के कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाले हैं, वो क्या आ रहे हैं, x1 प्लस एक्स टू ओवर टू, y1 प्लस वाई टू ओवर टू। तो मैं अगली स्लाइड पे उसको लेके जा रहा हूँ, जरा देखिएगा, उम्मीद है आपके लिए ये पार्ट इजी हो जाएगा। सो फॉर सेकंड पॉइंट के लिए मैं कहता हूँ कि इसका जो मिड पॉइंट है दिस टाइम, वो क्या है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम है। एम आई राइट जी? अब अगर डिस्टेंस सेम है तो अब ए के कोऑर्डिनेट ये गिवन थे, डी हमने अभी निकाले, वो यूज़ कर लेंगे, और x3 y3 निकालना है। तो बेटा क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस एक्स टू ओवर टू। इसी तरह y3 आपके पास, ये पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लें न्यूमिनेटर में। तो ये 2x1 प्लस एक्स टू आ जाएगा 3x1 प्लस एक्स टू ओवर टू। 2 और 2 क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा। ये x3 है, इसी तरह कोऑर्डिनेट x4 निकाल लेते हैं, सॉरी y3 निकाल लेते हैं। तो ये y1 प्लस, यानी कि इसके सेकंड सेकंड, मिड पॉइंट का यही मजा है, अगर y निकाल रहे हैं, इसका सेकंड ले लें, इसका सेकंड और इसका सेकंड, इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। इसका भी बेटा एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2y1 प्लस y2 और 4 आ रहा है। सो योर लास्ट आंसर इज फॉर द पॉइंट सी 3x1 प्लस x2 और 4 एंड 3y1 प्लस y2 ओवर 4। कोई मुश्किल बात? मैंने 2 दफ़ा मेड लगाया है, तो क्या मैं तीसरी दफ़ा भी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। आप जो मेन डायग्राम में देखेंगे, अगेन डिस्टेंस सेम है, तो दिस टाइम मैं राइट वाला 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, और उसके जो मिड पॉइंट बन रहा है वो ई बन रहा है, और ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ डी एंड बी। तो फिर उसी तरह बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं, बिकॉज K1 और K2 सेम है। इसी तरह बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ रहा है 3x2 x1 प्लस 3x2 और 4 एंड y5 आपके पास क्या आ रहा है, ये y1 प्लस 3y2 4। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स थे जो आपने निकालने थे, जो आपके सामने 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए थे। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 13, 14, 18 था, 15 और 18, 4 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। मैंने कोशिश की इसको एक जगह कर लूँ। मैंने फिर कह रहा हूँ कि इसके मैंने प्रूफ्स की जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, इंटरनली एक्सटर्नली, उससे मैंने एग्जांपल्स भी सॉल्व की हुई हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और अगर पेपर में आ जाए तो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है 4.1 के, वो भी मैं करूँगा। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी देखिएगा, उसमें थोड़ी सी थ्योरी भी बताई हुई है, और इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ कि अब नीचे जो बार आ रही है आपके सामने, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, तो आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर जो आपको चाहिए होगा वहाँ से शुरू हो जाएगा। पूरी बार, पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह आप एरो को देखते जाएंगे, बार के ऊपर करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर भी नज़र आ जाएंगे। तो आपको अगर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन चाहिए होगा तो मेरे लेक्चर में ये फैसिलिटी भी है कि आप उसको क्लिक करें, डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे, 17 चाहिए, यानी कि जो भी आपका इस लेक्चर से रिलेटेड है वो मिल जाएगा। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।